बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्पेशल सेंसेस, जो कि पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि टॉस में है। ठीक है, ये है डिसऑर्डर ऑफ स्पेशल सेंसेस। इसमें हम मेनली आई और ईयर को पढ़ेंगे, उसके जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आई के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। उसमें द फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है, आपको पता है कि जब हमारी जो आई है उसके अंदर जो प्रेशर जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से एक हमारे आइज़ के अंदर एक डिज़ीज़ पैदा होती है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। जैसे कि लिखा हुआ है कि एज एन आई डिज़ीज़ दैट लीड टू डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो होता है जो कि ब्रेन से आई तक इंफॉर्मेशन लेके आने और लेके जाने का काम करते हैं। ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन जितने भी होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक आते जाते हैं। तो ये जो ग्लूकोमा की बीमारी है, इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है? क्योंकि आइज़ के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो चुका होता है, एक दबाव डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जब ये प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। जब वो डैमेज होता है, उस बीमारी को या उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा के हमारे पास 4 टाइप्स है। एक है ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, कंजेनिटल ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा, जो कि हम आगे एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोमा की नॉर्मली पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, मतलब ये कि ये जो डिज़ीज़ है या ये जो मसला है किस तरीके से पैदा होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज़ फिल्ड विद ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। आई का जो फ्रंट पार्ट है, ये हमने एचएन में पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी। आई की जितनी भी एनाटॉमी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये जो आई का पहला पार्ट है या जो सामने का पार्ट है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक्वियस ह्यूमर होता है। ठीक है, एक फ्लूइड होता है, एक पानी के जैसा होता है, जो कि एक प्रेशर सा डेवलप करता है। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ होता है। उस पीछे की तरफ से वो प्रेशर आगे की तरफ आता है और वहाँ पे एक लिक्विड डेवलप होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि डायग्राम में मैं आपको शो करूं, यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये आई का जो है एनाटॉमी है। ये जो एरिया है, यहाँ पे एक फ्लूइड बनता है। ये है हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ये है आई। ठीक है, और ये है जो सामने का पार्ट है कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड होता है और यहाँ से ये फ्लूइड बाहर की तरफ आता है, तो कुछ यहाँ और कुछ यहाँ जो होगा सामने की तरफ। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, और जो पीछे की तरफ होगा उसको हम कहते हैं वेट्रस ह्यूमर या वेट्रस बॉडी। अब यहाँ पे ये फ्लूइड बनता है और यहाँ से यहाँ जाता है, लेकिन ये नॉर्मली होता है। ठीक है, नॉर्मली इस तरह होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला जो एरिया है, इसमें ये पानी या ये जो फ्लूइड है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ये वाला जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज होने लगता है, ख़राब होने लगता है। इस बीमारी को हम ग्लूकोमा का नाम देते हैं। अब देखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो चैनल्स होते हैं, वहाँ से फ्लूइड पीछे से आगे की तरफ जाता है और ये जो है इस तरीके के जो एंगल्स है वो बनाते हैं। अब देखें, एनीथिंग दैट स्लोज और ब्लॉक द फ्लो ऑफ दिस फ्लूइड आउट ऑफ द आई विल कॉज प्रेशर टू बिल्ड अप इन द आई। जैसा कि कहाँ गया, अच्छा, ये जैसा कि यहाँ से फ्लूइड जा रहा है बाहर की तरफ। अब अगर कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जो कि इस फ्लूइड के फ़्लो को बंद करे, मतलब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ फ्लूइड को रोक दे, फ्लूइड बाहर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। जब यहाँ पे ये प्रेशर डेवलप होगा तो वही बात के ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा और उसकी वजह से ग्लूकोमा का होगा। ठीक है, मसला इसमें लिखा हुआ है कि प्रेशर डेवलप होगा, और इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, IOP कहते हैं। इन मोस्ट केसेस ऑफ ग्लूकोमा द प्रेशर इज़ हाई एंड कॉजेज डैमेज। इसकी वजह जब प्रेशर हाई हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और इसको हम ग्लूकोमा कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोमा के जो टाइप्स है, ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी कोई जो रीज़न है, जो ख़ास वजह हैं, वो अभी तक मालूम नहीं है, अननोन है। लेकिन क्या होता है कि बस
वक्त के साथ साथ स्लोली वो प्रेशर बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जो कि ऑप्टिक नर्व ख़राब हो जाता है, रेटिना जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती हैं और इसकी वजह से जो है वो मतलब नज़र में मसला होता है, ठीक है, ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपने ये बात याद रखनी है कि ये अचानक नहीं होता, ये स्लोली वक्त के साथ साथ डेवलप होता है प्रेशर, उसकी वजह से नज़र में थोड़ा बहुत मसला आता है, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये तो ग्लूकोमा है, IOP बढ़ा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर ये फैमिलीज़ में है कि अगर किसी के बाप दादा को ये है तो आगे बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, मतलब हेरिडिटी है, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादातर ये लिखा हुआ है कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लिनिकल फ़ीचर मतलब इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? पहले तो मतलब बिगिनिंग में इसके कोई साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन आखिर में आके जब ये अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है फिर लॉस विजन होता है कि नज़र कमज़ोर होने लगती है, ख़राब होने लगती हैं। स्पेशली जो साइड क्या नज़र होता है ना, कि जैसे हम देखते हैं तो हमें साइड भी चीज़ें नज़र आ रही होती है और सामने भी चीज़ें नज़र आ रही होती है, तो इनका जो पेरिफेरल विजन होता है, मतलब साइड वाला विजन, ठीक है, वो लॉस हो जाता है। साइड पे कोई चीज़ अच्छी खासी सही से नज़र नहीं आती, सामने की चीज़ सही नज़र आती, जिसको हम टनल विजन कहते हैं। अच्छा जी, दूसरा है ओपन क्लोजर, या फिर हम कहते हैं इसको एक्यूट ग्लूकोमा। नाम से ही पता चलेगा आपको कि एक्यूट, अचानक ही जब कोई ग्लूकोमा हो जाए, कोई प्रेशर डेवलप हो जाए, उसको हम कहते हैं एंगल क्लोजर या फिर एक्यूट ग्लूकोमा। आकर व्हेन द एग्जिट ऑफ द एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड इज सडनली ब्लॉक्ड, जब अचानक ही वो एग्जिट बंद हो जाए ना, जहाँ से वो फ्लूइड पास होता है, और अचानक ही वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाए, उसको हम एक्यूट ग्लूकोमा कहेंगे। ये दिस कॉज अ क्विक सिवियर एंड पेनफुल राइज, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है उस टाइम, और आइज़ के अंदर जो है वो प्रेशर डेवलप होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये जो है कह रहे हैं कि एज एन एमरजेंसी, मतलब ये ख़तरनाक सिचुएशन, इमरजेंसी, आपने फ़ौरन जो है इसका मैनेजमेंट करना, इलाज करना है। और ये ओपन एंगल ग्लूकोमा से काफ़ी डिफरेंट है, वो जो है पेनलेस है, स्लोली होता है, और ये जो है अचानक होता है और इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इफ़ यू हैड एन एक्यूट ग्लूकोमा इन वन आई यू आर एट रिस्क फॉर एन अटैक, अगर आपके एक आई में एक्यूट ग्लूकोमा हो चुका है तो दूसरी आई में भी ये ख़तरा हो सकता है, इसीलिए आपने जल्दी जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आई डायलेटिंग ड्रॉप्स डालते हैं, मतलब आई के जो ड्रॉप होते हैं, ठीक है, वो डालते हैं, जो कि ग्लूकोमा के लिए नहीं होते, कि किसी और मसले के लिए होते हैं, डायलेटिंग जो होते हैं, प्यूपल डायलेट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है ग्लूकोमा का अटैक हो सकता है। इसके क्लिनिकल फ़ीचर वही कि पेन होगा, जो विजन होगी क्लाउडी, जैसे ब्लर विजन होगी, ठीक है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है। जब आप लाइट की तरफ देखोगे तो लाइट के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे कलर्स नज़र आएंगे, आइज़ जो है वो रेड हो जाएंगी और स्वेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कंजेनाइटल ग्लूकोमा, कंजेनाइटल वर्ड का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर। अगर आपके बॉडी में पैदाइशी तौर पर कोई चीज़ है, या हेरिडिटी है, या फैमिली की तरफ से है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। ये जो है पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है, और ये भी ज़ाहिर बात है पैदाइशी तौर पर है तो मतलब आई में कोई एबनॉर्मेलिटी है और उसकी वजह से जो है वो फ्लूइड वहाँ पे जमा हो रहा है, कोई चैनल में मसला है, तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहलाता है, ठीक है। ये जो है हम अचानक बच्चे में नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन कुछ महीनों बाद, जैसे कि उसकी आइज़ ना आपको इस तरह बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आएगी, क्लाउडीनेस होगी, ठीक है, थोड़ी सी वाइट कलर की होगी। इसके अलावा एक या दोनों आई जो है इनलार्ज हो चुकी होगी, बड़ी हो चुकी होगी, आइज़ रेड होगी, लाइट को देखेगा तो लाइट, उसकी आइज़ जो है वो सेंसिटिव होगी, लाइट की तरफ नहीं देख सकेगा, या फिर आइज़ बंद करके, ठीक है, और इसकी आई से आंसू आते हैं, टीयरिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लूकोमा किसी वजह से होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऐसे मेडिसिन जिसमें स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से अगर बंदा यूज़ करता है तो उसकी वजह से होता है, या फिर आई डिजीज़, आई के अंदर और कोई मसला है, जैसे यूवाइटिस लिखा हुआ, ये आई का एक लेयर है, ठीक है, तो उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यूवाइटिस कहलाता है। तो इस तरह आई की कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसको देखने के लिए हम टोनोमेट्री का एक टेस्ट करते हैं, मतलब आइज़ के सामने एक लेज़र टाइप मतलब रखते हैं, उससे पता चलता है कि आइज़ के अंदर मसला क्या है। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व इमेजिंग करते हैं, ऑप्टिक नर्व देखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, ठीक है,
डाई डाल के, कलर डाल के अंदर देखते हैं आई के अंदर। पिपिलरी रिफ्लेक्स, प्यूपिल जो है डायलेट और कंस्ट्रक्ट होता है, उसका रिस्पांस देखते हैं कि सही है या नहीं है। रेटिनल एग्जामिनेशन, रेटिना देखते हैं। ये इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है। विजुअल एक्यूसिटी या एक्विटी, विजुअल एक्विटी का मतलब ये है कि वो जो ऑप्टिक्स वाले की दुकान में आप चले जाओ या क्लिनिक में आप चले जाओ, ठीक है, तो वो जो छोटा सा चार्ट होता है जिस पे ABC वगैरह लिखे होते हैं, उससे भी पता चल जाता है। आप मतलब टेस्ट कराते हैं, ठीक है। विजुअल फील्ड मेजरमेंट, कितनी दूर तक आप चीज़ें देख सकते हो, कितनी सफाई से देख सकते हो वो चीज़ें। और गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी मतलब यूज़ ऑफ अ स्पेशल लेंस टू सी द आउटफ्लो चैनल ऑफ द एंगल। ये जो है एक मतलब लेंस होता है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइज़ के अंदर जितने भी मसले होते हैं वो देखते हैं। गोनियोस्कोपी हम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो आई की डिज़ीज़ है ग्लूकोमा के बाद, दैट इज़ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है इस तरीके की आई का डिज़ीज़ है और लिखा गया है इज़ अ क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस ऑफ द आई दैट कैन इम्पेयर विजन। मतलब ये कि आई के अंदर जो है आपको क्लाउडीनेस नज़र आएगी, इस तरह के क्या कहते हैं, मतलब आपको साफ़ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्लाउडीनेस आपको उसमें नज़र आएगी और आपका विज़न जो है, जो नज़र है वो ख़राब होगी, ठीक है। इस तरीके के आइज़ होगी, ये आप देख सकते हैं क्लाउडीनेस, यहाँ पे आपको ये वाला छोटा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैटरेक्ट के साइन सिम्टम है। इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो आइज़ होती हैं दैट वर्क्स लाइक ए कैमरा, ठीक है, एक कैमरे की तरह काम करते हैं। लाइट रेज जो है वो आपके आइज़ के अंदर आते हैं, फिर वो विट्रस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर और इन सारी चीज़ों से पास होके कहाँ, आपके प्यूपिल और लेंस से पास होके पीछे का जो रेटिनल लेयर होता है उस पे जाके पड़ती हैं, ठीक है। वो जो है एक रेटिनल लेयर, उसके अंदर सेल्स होते हैं, वो सेल्स उसी इमेज को सिग्नल में, मतलब न्यूरॉन में जो सिग्नल जाते हैं ना, तो सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व को देते हैं। ऑप्टिक नर्व से जाके वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपको उसी डायग्राम में शो करवाऊं, जैसे कि ये हमारा कॉर्निया होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो इस तरह आके आइरस से पास होता है। पहले तो ये एक्वियस ह्यूमर है यहाँ से, फिर आइरस के पीछे लेंस होता है यहाँ से, और इस तरह जाके ये जो लेयर है ये होता है रेटिना, ठीक है। ये जो सबसे अंदर वाला लेयर है, रेटिना का जो लेयर है वो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व में देता है, ठीक है। जब वो ऑप्टिक नर्व को सिग्नल मिलते हैं तो वो जाके ब्रेन तक बात पहुँचाते हैं और इसी तरह हम चीज़ें देखते हैं। मतलब आइज़ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब देखें, कैटरेक्ट आकर व्हेन देयर इज़ अ बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन द लेंस। जो हमारा लेंस है तो उस पर कभी कभी प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से किसी जगह पे प्रोटीन जमा हो जाए तो ज़ाहिरी बात है वहाँ से लाइट रेज पास नहीं होंगे। अब अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो उससे लाइट दूसरी तरफ नहीं पास होगी, तो उसकी वजह से लाइट रेज नहीं पास होते, और लाइट रेज पास नहीं होंगे तो वो जाके रेटिना पे नहीं पड़ेंगे। जब रेटिना पे नहीं पड़ेंगे तो लॉस ऑफ विजन होगी, नज़र की ख़राबी होगी, कमज़ोरी होगी, ठीक है। सिंस न्यू लेंस सेल्स फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेंस, all the older cells are compacted in the center of the lens resulting in the cataract। तो वो जितने भी सेल्स है, कुछ न्यू भी बन जाते हैं, कुछ वहाँ पे ओल्डर भी होते हैं, वो सारे सेंटर में आ जाते हैं, लेंस के सेंटर में, और एक क्लाउडी या एक वाइट कलर का पेच बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैटरेक्ट, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। टाइप ऑफ कैटरेक्ट, कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले एज रिलेटेड, मतलब जो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ ये चीज़ होती है, नज़र कमज़ोर होती है, उसको हम एज रिलेटेड कहेंगे। कंजेनाइटल मतलब पैदाइशी तौर पर अगर बेबीज़ में है, ठीक है, तो बेबीज़ में भी ये चीज़ हो सकती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या पुअर डेवलपमेंट है उससे पहले, पैदाइशी तौर पर अभी माँ के पेट में है फिर भी हो सकता है, कभी कभी चाइल्डहुड के दौरान भी होता है, पैदाइश के बाद, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी कैटरेक्ट मतलब किसी बीमारी की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आंखें ख़राब हो जाएगी, डायबिटीज़ में आपने पढ़ा होगा नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई रेज वगैरह बार बार पड़ रहे हैं, कोई सर्टन ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ रही है, या कोई और रेडिएशंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कैटरेक्ट हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट
यही बात है कि इंजरी या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हो तो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। इसके कॉजेज़ एजिंग, ट्रॉमा, रेडिएशन, जेनेटिक, वही सारी चीज़ें, ठीक है। क्लिनिकल फीचर मतलब साइन सिम्टम देखें तो इसमें लिखा गया है कि कैटरेक्ट यूजुअली फॉर्म स्लोली एंड कॉज फ्यू सिम्टम, मतलब ये पहले तो इसके इतने ख़ास सिम्टम नहीं होते, लेकिन इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि ब्लॉक लाइट नहीं पास होती आगे, आपको चीज़ें सही से नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। विजन जो है क्लाउडी होगी, ब्लर विजन, ब्लरी लाइक होगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव नियर साइटेडनेस, मतलब आप नियर साइटेडनेस का मतलब ये कि आपको करीब की चीज़ें सही नज़र आती है, दूर की सही नहीं आती, ठीक है। तो इसमें मतलब आपकी दूर की नज़र स्लोली वीक होती जाएगी, जिसको हम सेकंड साइट कहते हैं। सेकंड साइट मतलब ये कि करीब की चीज़ें सही देख सकते हो, उसमें आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप दूर की चीज़ें देखोगे फिर आपकी नज़र सही नहीं होती, और कभी कभी उनको कलर में भी जो है फ़र्क नहीं, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाती है, क्योंकि लेंस ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो लेंस ख़राब हो तो फिर ज़ाहिर बात है कलर्स में भी वो फ़र्क नहीं कर पाता। और इसको जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसके लाइट्स ऑन है तो उसका मसला होता है, ठीक है। और रात में भी या दिन में भी इस तरह कोई चमकती हुई लाइट है तो भी उसके सामने वो नहीं देख सकता, या फिर जो है वो उस वहाँ से उसको मसला होगा, ठीक है। डबल विजन, चीज़ें जो दो नज़र आती है ना, सुपर इम्पोज्ड इमेज जिसको हम कहते हैं। और सडन चेंजेस इन ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, अचानक ही जो वो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मसला आएगा, या फिर उसको जो है ग्लासेस में इस तरह दिखेगा कि अभी मुझे इस ग्लास में सही दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, वो जो डॉक्टर उसको ग्लासेस देते हैं उसमें बार बार मतलब वो चेंजेस करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट कैटरेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ जो है वो ईयर के डिजीज़ हैं, उसमें सबसे पहले है टिनाइटिस। टिनाइटिस का मतलब होगा रिंगिंग इन द एयर, जब आपके कानों के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, साउंड सुनाई देती है जो कि रियल में होती नहीं है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल साउंड नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके कानों में वैसी जो है आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे, टिनाइटस। ये लिखा हुआ है ना, रिंगिंग टिनाइटस का मतलब होगा रिंगिंग, ये लैटिन वर्ड का जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो कानों में आवाज़ें आना एज टिनाइटस। इसमें जो है क्या होगा कि ज़्यादातर ये किस वजह से होता है कि कोई बंदा जिसकी हियरिंग लॉस हुई हो, मतलब वो बहरा हो चुका हो, किस वजह से, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड की वजह से, ठीक है। तो उसको ज़्यादातर ये मसला होता है, या कोई एयर इन्फेक्शन है, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह है। कभी कभी ये नेज़ल एलर्जी की वजह से, किसी को नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कानों में अक्सर आवाज़ें आती है। तो ये ईयर वैक्स की वजह से, ईयर के अंदर जो है ख़ुद ब खुद वैक्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो कि अंदर कचरा वगैरह नहीं जाने देते, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या अक्सर बेंजोडाइज़ेपिन मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप छोड़ दो या ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, इस तरह के मतलब जो उसका एक लिमिट होता है, इससे इधर उधर हो जाओ तो मसला होगा। ज़्यादा हेडफोन यूज़ करोगे तो भी मसला हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जो है नेचुरली अगर आपका मतलब उम्र ज़्यादा है, उम्र में भी होता है कि ज़्यादा जब किसी की उम्र हो जाती है तो वैसे ही उनको आवाज़ें आती हैं कानों में और हेयरिंग लॉस होती है, ठीक है। तो टिनाइटिस यही चीज़ है। इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है वो यही है कि वन पॉसिबल मैकेनिज़्म रिलाइज ऑन ऑटोकॉस्टिक एमिशन। ऑटोकॉस्टिक एमिशन जो बहुत ज़्यादा साउंड रेज आते हैं, ऑटोकॉस्टिक मतलब साउंड रेज या साउंड वेव्स, ठीक है, जो कानों के अंदर पास होती हैं, तो उस वजह से द ईयर कंटेन 1000 ऑफ माइन्यूट हेयर्स, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ईयर के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। ईयर के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक सेल्स होते हैं जिसको हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। उन हेयर का क्या काम है कि जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं या कोई आवाज़ आती है तो उसके जो साउंड वेव्स होते हैं वो कान के अंदर पास होके उन हेयर सेल्स को वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जब वो वाइब्रेट होते हैं उसकी वजह से जो है वो हेयर सेल्स उसी साउंड एनर्जी को या साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचते हैं। अब ये जो है इसी तरीके से ये काम चलता रहता है, एक फीडबैक लूप होता है कि मतलब ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, जो कि ब्रेन से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई लाउड म्यूज़िक सुन रहा है या कोई वैसे ही कोई बहुत
तेज़ आवाज़ है, तो उसकी वजह से ये जो हेयर सेल होते हैं ये मर जाते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट न्यूरॉन जो कि कान के अंदर और ब्रेन और कान के बीच में मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो जाके ब्रेन के ऑडिटरी पार्ट मतलब उस हिस्से पे असर करते हैं जहाँ से हमारा सुनना कंट्रोल होता है, ठीक है, हियरिंग कंट्रोल होता है, तो उस हिस्से पे असर करते हैं और वहाँ पे ऐसे ही बिला वजह जो है वो फिर आपको आवाज़ें सुनाई देती है। ये किस वजह से होता है? जब आपके जो हेयर सेल है वो ख़राब हो जाएं ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या ज़्यादा लाउड नॉइस की वजह से, ठीक है, और आपके जो न्यूरॉन्स है वो बजाय सही काम करने के जो है वो ख़राब काम करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह आवाज़ें प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। परसेप्शन ऑफ साउंड आपके जहन में आती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कान में कुछ बज रहा है या मैं कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब ये एक मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म अंडरलाइंग टिनाइटिस इज़ डैमेज टू द रिसेप्टर सेल्स। आपके जो रिसेप्टर सेल होते हैं मतलब वो सेल्स कान के अंदर जो साउंड वेव्स को महसूस करते हैं, आपको जो सुनाई देता है ना वो रिसेप्टर की वजह से, रिसेप्टर सेल की वजह से, तो अगर वो सेल डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी टिनाइटिस मतलब हो सकता है। तो ये दो मैकेनिज़्म है इसके जो कि पता होना चाहिए। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया है। ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर। आपने पढ़ा होगा एयर के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, ये आउटर, ये वाला जो है ये मिडल, और ये वाला इनर, 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये जो मिडल एयर है अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई मसला आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ये लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर। ओटाइटिस इन्फेक्शन इन द मिडल एयर, वही इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है। एनीवन कैन डेवलप अ मिडल एयर इन्फेक्शन बट इन्फेंट्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। हर किसी में ये मसला होता है लेकिन बच्चों में ये ज़्यादातर होता है। इन्फेंट जो होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ज़्यादातर ये जो है फ्लू, ज़ुकाम वगैरह, कोल्ड की वजह से भी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नज़ला है तो आपके नोज़ के ज़रिए से वायरस जाते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। वो वायरस आपके यूस्टेशियन ट्यूब जो कि ये वाला है, ठीक है, ये यूस्टेशियन ट्यूब है, ये हमारे नोज़ और हमारे ईयर और हमारे थ्रोट को एक साथ कनेक्ट करता है। तो जो वायरस ने हमें अटैक किया हुआ है, ज़ुकाम है हमें, तो वो वायरस इस यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए ईयर में जाता है, ठीक है। जब वो ईयर में जाएगा तो हमारे ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑटोपैथोजेंस। ऑटोपैथोजेंस मतलब वो पैथोजिन जो आपके कान को डैमेज करते हैं, आपके कान के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। बैक्टीरियल या फिर वायरल हो सकता है, ये आपको उसी डायग्राम का बताया गया है कि कैसे कैसे होता है। मैंने जिस तरीके से बताया उसमें आपको, ये आप एक नज़र देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओटाइटिस मीडिया के अंदर आपको ये इस तरीके के इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन नज़र आएंगे, ABCD उसके स्टेजेस बताए गए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके साइन सिम्टम देखें तो ये जो है इसमें फ्लूइड जमा हुआ होगा, ठीक है, मतलब जो मिडल ईयर है इसमें आपको फ्लूइड जमा मिलेगा कि फ्लूइड जमा है। हाई टेम्परेचर होगा। ईयर एक मतलब कान में दर्द होगा, ठीक है। स्लाइड हियरिंग लॉस, अगर मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसकी वजह आपको थोड़ा बहुत सुनने में मसला होगा। परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा होता है, ठीक है, उसमें भी कभी कभी सुराख वगैरह हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है। परफोरेशन मतलब छोटी छोटी सुराख हो जाती है, ठीक है। और ये बताया गया है कि 1 से 3 साल के या इस तरह के उम्र के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होता है, और हर बच्चे के ऊपर तकरीबन कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो ये चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोपैथोजेंस बताए गए हैं। ऑटोपैथोजेंस कुछ बैक्टीरिया है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर नीमोकोकस कहते हैं, ठीक है। नॉन टाइपेबल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो है सारे वायरस और बैक्टीरिया के नाम है। मोरक्जिला कैटरलिस और द 3 डोमिनेंट बैक्टीरियल ऑटोपैथोजेन, तीनों जो है बैक्टीरिया है ऑटोपैथोजेंस। ऑटोपैथोजेंस वही है जो कि एयर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबली मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी
ओटाइटिस मीडिया के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उनमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया है। और ये क्या करते हैं, कोलोनाइजेशन करते हैं। कोलोनाइजेशन मतलब ये कि एक जगह पे ये जब जाते हैं तो वहाँ पे अपना तादाद बढ़ाते हैं, एक कॉलोनी टाइप बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, मतलब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो आप इसको एनाल्जेसिक्स दोगे, मतलब दर्द कम करने वाली अद्वियात दोगे, ठीक है, पैरासीटामोल, ब्रोफिन वगैरह फीवर और पेन के लिए। एंटीबायोटिक दे सकते हो, एमोक्सिसिलिन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। एमोक्सिसिलिन के साथ आप क्लोवेलेनिक एसिड दे सकते हो, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। मोर इफेक्टिव देन मैक्रोलाइड्स एंड सेफेलोस्पोरिन। एमोक्सिसिलिन जो है ये इन दोनों से ज़्यादा अच्छा काम करता है ईयर में, ठीक है, मैक्रोलाइड्स और सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन और मैक्रोलाइड जो है ये दोनों सिफ्रोक्साइम और क्लेरिथ्रोमाइसिन के नाम से आते हैं, ठीक है। ये कब देंगे, जब रिकमेंडेड इज इन अल्टरनेटिव इन पेशेंट विद पेनिसिलिन एलर्जी। अगर किसी को पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे एलर्जी है, फिर आप ये सेफेलोस्पोरिन और मैक्रोलाइड दे सकते हो। अगर उससे एलर्जी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप जस्ट एमोक्सिसिलिन देंगे, क्योंकि एमोक्सिसिलिन ऑलरेडी पेनिसिलिन है, ठीक है। तो अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप फिर ये नहीं दोगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला दोगे, ठीक है, एमोक्सिसिलिन दे सकते हो। अच्छा, एंटीहिस्टामिन ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एलर्जी को रोकते हैं, एलर्जी के ख़िलाफ़। जैसे किसी नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से आगे जाके ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो आप उसको एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हो। ब्रोमफेनरमीन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोरोफेनरमीन और सेट्राइजीन और लोराटिडीन, ये जो है मतलब एंटीहिस्टामिन है जो कि एलर्जी को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। इससे भी आप जो है ओटाइटिस मीडिया या फिर ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्पेशल सेंसेस और उसके डिसऑर्डर्स। आई होप के क्लियर हो चुके होंगे और सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, आपने जस्ट एक दफ़ा पढ़ना है एंड क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।